एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मित्रों, आज हम अपना टॉपिक जो कल हमने पढ़ा था उसे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था भारत में प्रधानमंत्री का पद तथा स्थिति या प्रधानमंत्री शासन की अवधारणा जो है, तो उसमें हम कल पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य या प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को देखा, उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री और संसद को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। मित्रों, भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली से ये तो निष्कर्ष निकाला ही जा सकता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के औपचारिक प्रधान हैं और वास्तविक कार्य प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में कहा था कि हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है किंतु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। ये कथन डॉक्टर अंबेडकर का है जो उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रपति की स्थिति वैसी है जैसे कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत वहाँ की महारानी की है, और जैसे वहाँ की महारानी राज्य की प्रधान है, कार्यपालिका के प्रधान नहीं है, और वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्र को शासन नहीं करती है। वैसे ही हमारे राष्ट्रपति भी राज्य के प्रधान है, कार्यपालिका के प्रधान वो नहीं है। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन उस पर शासन नहीं करते हैं। वो राष्ट्र का प्रतीक है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतीक है। पंडित नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि हम सरकार की इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर बल देना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। संविधान निर्मात्री सभा में भी हमारे जो महान जो देश के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि हमारे देश में क्या है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हम अपनाना चाहते हैं। वास्तव में शक्ति जो है मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में निहित है, राष्ट्रपति में नहीं है। मित्रों, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह बैठक में भाग नहीं लेता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के समान कार्य करता है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की इसी प्रकार की भूमिका को अनुच्छेद 78 के अंतर्गत भी मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित किए जाएंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री संसद की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं, जिससे प्रधानमंत्री वह कड़ी बन जाता है जो राष्ट्रपति और संसद को जोड़ती है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। हमारा राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए वो उसकी बैठकों में भी भाग नहीं लेता है। अब संसद में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन से विधेयक रखे जा रहे हैं पटल पर, कौन से पारित हो गए हैं, किस तरह से मंत्रिमंडल निर्णय ले रहा है, मंत्रिमंडल की बैठकों में क्या विचार विमर्श हुआ है, जो भी नीति निर्णय लिए जाते हैं, नीति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, संसद में जो भी विधेयकों की स्थिति होती है, जो भी चर्चा विमर्श होता है, वो सभी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा प्रेषित किया जाता है, बताया जाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री क्या है, संसद और राष्ट्रपति को जोड़ने वाली एक कड़ी है। वो कड़ी जो किसको जोड़ती है, संसद और राष्ट्रपति को जोड़ती है। भारतीय राजनीति की कार्यप्रणाली के परिप्रेक्ष्य में ये भी एक तथ्य है मित्रों, जिसे नकारा नहीं जा सकता कि अब तक जो भी राष्ट्रपति हुए हैं वे चाहे कितने औपचारिक या संवैधानिक राज्य प्रधान ही रहे हैं, और उन्होंने अपनी इस स्थिति को चाहे अनचाहे स्वीकार भी किया है। बहुत से व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति बने हैं, बहुत से व्यक्तित्व रहे हैं, वो सबके अलग अलग व्यक्तित्व रहे हैं, फिर भी चाहे किसी ने कम चाहे किसी ने ज़्यादा औपचारिक या संवैधानिक राज्य प्रधान के रूप में ही सब रहे हैं, और उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार भी कर लिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि पंडित नेहरू के समकालीन भी थे, वे भी सलाहकार और संवैधानिक प्रधान ही बने रहे। जो भी कोई राष्ट्रपति आए सभी पर ये बात लागू होती है कि वो सब ने औपचारिक प्रधान के रूप में ही, संवैधानिक प्रधान के रूप में ही काम किया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंध अनेक तत्वों, राजनीतिक परिस्थितियों, तत्कालीन घटनाओं के साथ साथ उनकी व्यक्तित्व समीकरण, सत्तारूढ़ दल में दोनों की स्थिति, संसद का दलीय संगठन, जनता में दोनों की लोकप्रियता, राजनीतिज्ञों के राष्ट्रपतीय भूमिका के बारे में विचारों तथा प्रधानमंत्री के दल, कैबिनेट, संसद, राज्यों और जनता में स्थान से निर्धारित होता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध कैसे हैं, ये बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करता है।
कौन कौन से तत्व, जैसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी है, तत्कालीन घटनाओं के साथ साथ जो भी व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा है, दोनों की बॉडी केमिस्ट्री मेल खाती है या नहीं खाती है। इसी तरह से सत्तारूढ़ दल में दोनों की स्थिति क्या है, दोनों एक ही राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि वाले हैं या विरोधी दल की पृष्ठभूमि वाले हैं। संसद का दलीय संगठन कैसा है, संसद में निम्न सदन में तो सत्तारूढ़ दल का बहुमत होता ही होता है क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन उच्च सदन में भी क्या उसी दलीय संगठन का प्रभुत्व है या नहीं है, सत्तारूढ़ दल का प्रभुत्व है या नहीं है, या उसे विरोधी दल का बहुमत है वहाँ पर। इसी तरह से जनता में दोनों की लोकप्रियता, किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है, राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ज़्यादा है। राजनीतिज्ञों के राष्ट्रपति भूमिका के बारे में विचारों तथा प्रधानमंत्री के दल, उसकी कैबिनेट, संसद, राज्यों और जनता में स्थान से निर्धारित होते हैं। यानी दोनों के पारस्परिक संबंध इन सारे तत्वों से प्रभावित होते हैं कि कौन संबंध अच्छे रहेंगे या तनावपूर्ण रहेंगे, कौन किस पर हावी रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, देश और दल में अपनी प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति, नेहरू की अनिच्छा के बावजूद दोनों बार अपने राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन एवं सत्ता पदानुक्रम में समान शक्ति, प्रतिष्ठा और अपने प्रभाव के कारण अपनी संवैधानिक औपचारिक भूमिका के बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू पर संयुक्त प्रभाव डाल सकने की स्थिति में थे। देखिए, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन्होंने भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, संविधान निर्माता सभा में भी वो थे, और हमारे पंडित नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो उनके समकालीन थे, वो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और हमारे संविधान निर्माता सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संवैधानिक प्रधान होते हुए भी क्या है, उन्होंने एक तरह से क्या कहना चाहिए कि वो पंडित नेहरू पर संयुक्त प्रभाव डालने की स्थिति में थे, भले ही पंडित नेहरू चाहे या न चाहे। क्योंकि उनकी देश और दल में एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति थी, उनको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्राप्त थी, हमारे संविधान निर्माता सभा के वो अध्यक्ष थे। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व इस तरह का प्रभावशाली था कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर भी उनका प्रभाव पड़ता था। उन्होंने प्रधानमंत्री की अनिच्छा के बावजूद पटेल के दाह संस्कार, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में भाग लिया था। ये इतिहास का एक तथ्य रहा होगा कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के दाह संस्कार में भाग ले, लेकिन उन्होंने उसमें भाग लिया और इसी के साथ साथ सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में भी गुजरात में उन्होंने भाग लिया। चीन के प्रति नेहरू की नीति, जमींदारी उन्मूलन विधेयक तथा हिंदू कोड बिल पर उन्होंने अपनी आपत्ति को स्पष्ट अभिव्यक्त किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चीन के प्रति जो नेहरू की नीति थी वो उनको पसंद नहीं थी, उनको आपत्ति थी। इसी तरह से जमींदारी उन्मूलन विधेयक और पर भी उनको आपत्ति थी और हिंदू कोड बिल पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति को स्पष्ट अभिव्यक्त किया, कोई संकोच नहीं किया। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो भी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में तीनों प्रधानमंत्रियों नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी के साथ राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यानी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने तो 3 प्रधानमंत्री, पहले पंडित नेहरू थे, 64 में उनका निधन हो गया, मई 1964 में। फिर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी का भी निधन होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी। तो इस तरह से एक राष्ट्रपति ने 3 प्रधानमंत्रियों के साथ जो है काम किया। नेहरू के अंतिम दिनों में चीनी आक्रमण के पश्चात उनकी विदेश नीति की असफलता, पराजय से पतित लोकप्रियता तथा शारीरिक अक्षमता के कारण जब प्रधानमंत्री की सत्ता धुंधली पड़ने लगी थी तो सत्ता का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति राधाकृष्णन की ओर परिवर्तित होने लगा था। मित्रों, क्या है, 1962 में चीन ने हम पर जो आक्रमण किया था तो उसमें हमारी जो हार हुई थी, हमारी जो पराजय हुई थी, तो एक तरह से ये विदेश नीति की असफलता मानी गई थी कि पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति अपनाई थी वो असफल हो गई। हिंदी चीनी भाई भाई जो ने विश्वास किया था चीन पर वो असफल हो गया, वो गलत साबित हो गया। इसी तरह से जब वो पराजय हमें मिली चीन से तो पंडित नेहरू की लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई और कुछ वो शारीरिक रूप से अक्षम भी हो गए थे, बीमार भी हो गए थे। तो ऐसे में सत्ता का केंद्र बिंदु जो है प्रधानमंत्री से हट करके तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की ओर परिवर्तित होने लगा था। भारतीय नेतागणों ने उनसे मिलना और परामर्श करना बढ़ा दिया था। वो नेता उनसे मिलने लग गए थे, बातचीत करने लगे थे। 1962 में सुरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को कैबिनेट से बाहर करवाने में राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने
अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1962 में सुरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को जब कैबिनेट से बाहर किया गया तो ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसी तरह से शास्त्री जी के कार्यकाल में राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रधानमंत्री पर संयंत्र प्रभाव स्थापित हो गया था, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रभावित करने में असमर्थ रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन पर राष्ट्रपति का प्रभाव था, राष्ट्रपति पर उनका प्रभाव नहीं था। उनका राष्ट्रपति का प्रभाव प्रधानमंत्री पर था। राष्ट्रपति की शैक्षणिक विद्वता, विदेश यात्राएं, विशेष रूप से सोवियत रूस की यात्रा, सुब्रमण्यम और अल-गेसन के त्यागपत्र पर मध्यस्थ की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका एवं सरकार की सार्वजनिक आलोचनाओं में राष्ट्रपति के संयुक्त प्रभाव को परिलक्षित किया जा सकता है। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन थे और हम सभी जानते हैं वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनकी शैक्षणिक विद्वता, उनकी विदेश यात्राएं विशेष रूप से जो उन्होंने सोवियत रूस की थी और कुछ उन्होंने मध्यस्थ की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रभाव को हम देख सकते हैं। इसी तरह से श्रीमती गांधी ने भी 5 राष्ट्रपतियों के साथ, उनके कार्यकाल में 5 राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद एवं ज्ञानी जैल सिंह के साथ उन्होंने कार्य किया था। श्रीमती गांधी के प्रारंभिक काल में तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही परस्पर संयत या सीमित प्रभाव डाल सकने की स्थिति में थे। धीरे धीरे दल, संसद, कैबिनेट में प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति और अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति की सरकारी आलोचनाओं को उग्र कर दिया था। मतलब राष्ट्रपति ज़्यादा हावी हो रहे थे। उन्होंने नंदा को, गुलजारीलाल नंदा को गृह विभाग से न हटाने, आम निर्वाचन वर्ष में कैबिनेट में क्रांतिकारी परिवर्तन न करने का प्रधानमंत्री को परामर्श देकर अपने इस संयंत्र प्रभाव का उपयोग किया। यानी राष्ट्रपति ने परामर्श दिया प्रधानमंत्री को कि एक तो वो गुलजारीलाल नंदा को गृह विभाग से न हटाए, गृह मंत्रालय से न हटाए और इसी तरह से निर्वाचन वर्ष में उनको कैबिनेट में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर नवंबर 1966 में कैबिनेट परिवर्तन से राष्ट्रपति को अनभिज्ञ रखने, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने एवं उन्हें पुनः राष्ट्रपति न बनाने के निर्णय में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पर सीमित प्रभाव को परिलक्षित किया जा सकता है। मित्रों, ये भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो राष्ट्रपति के ज़्यादा प्रभाव में नहीं थी। राष्ट्रपति की सलाह को, उनके परामर्श को ज़्यादा वो नहीं मान रही थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने राष्ट्रपति की परवाह किए बिना ही, उनको बिना बताए ही क्या किया, कैबिनेट में परिवर्तन किया, राष्ट्रपति को अनभिज्ञ रखा और अपने मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया। इसी तरह राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया और उनको, यानी हम जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे उनको पुनः उन्होंने क्या है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि राष्ट्रपति का प्रभाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर ज़्यादा नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर हम प्रधानमंत्री के प्रभाव को देख सकते हैं। श्री बीबी गिरी के निर्वाचन की सफलता एवं विभिन्न संयंत्रों पर श्रीमती इंदिरा गांधी के शक्तिशाली प्रभाव स्थापित हो जाने के पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री भूमिका की ओर अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया था। बीबी गिरी जब राष्ट्रपति बने तो ये माना जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर हो गई थी उस समय तक। उनकी बढ़ती हुई उम्र, श्री जो फखरुद्दीन अली अहमद थे जब अपने शासनकाल में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में ही रहे, जब वो राष्ट्रपति बने तो वो संवैधानिक प्रमुख की भूमिका तक ही सीमित रहे। इसका कारण ये था कि एक तो उनकी उम्र बढ़ती हुई थी और फिर उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहता था, तो वो तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र बनकर रह गए थे। राष्ट्रपति भवन की शोभा और प्रतीक मात्र बनकर रह गए थे। अपने कार्यकाल में भी फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने अनेक आदेशों, दस्तावेजों, अध्यादेशों, संवैधानिक संशोधनों पर इच्छा या अनिच्छा से हस्ताक्षर किए। कई बार उनकी इच्छा भी नहीं होती थी फिर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए, कई बार इच्छा से भी किए। इसी तरह से 25 जून 1975 की रात्रि को 11:45 पर उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर भी हस्ताक्षर कर दिए थे। इस तरह से 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वयं राष्ट्रपति को अलंकार बना देने के प्रयत्नों का भी प्रकट रूप से उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। एक संविधान संशोधन भी हुआ था जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे, तो ये 42वां संविधान संशोधन संसद में हुआ था और इस संविधान संशोधन में ये बात ही लिखी गई थी बाकायदा
कि राष्ट्रपति जो है एक अलंकार मात्र रहेंगे, ज़्यादा संवैधानिक प्रमुख से ज़्यादा कुछ नहीं, सक्रिय नहीं हो पाएंगे। हमारे एक राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी। तो ये नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो सर्वसम्मति से विरोधी दलों के सहयोग से राष्ट्रपति पद पर चुने गए थे। ये पहला अवसर था मित्रों जब भारत के राष्ट्रपति को बिना किसी चुनाव के निर्विरोध नियुक्त किया गया था, और ऐसा आज तक दोबारा नहीं हुआ है। एक बार ही ऐसा मौका आया है जब नीलम संजीव रेड्डी साहब जो है सर्वसम्मति से विरोधी दलों के सहयोग से राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी चुनाव वैसे नहीं हुआ। वे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि मोरारजी देसाई कमज़ोर थे और उनकी दलीय स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, उनको ज़्यादा सुदृढ़ता नहीं थी दल की स्थिति में। बाद में चरण सिंह जी की काम चलाऊ सरकार की कालावधि में तो राष्ट्रपति राष्ट्र के भाग्य विधाता ही बन गए। उन्होंने देश की आम जनता के मस्तिष्क पर यह छाप डाल दी थी कि वे भारत के शक्तिहीन राष्ट्रपति नहीं हैं। तो मित्रों ये 1977 से 80 के बीच का टाइम था जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और फिर उनकी सरकार जब अल्पमत में आ गई तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने बिना संसद में बहुमत सिद्ध किए ही लोकसभा को भंग करवाने की सिफारिश की, और लोकसभा के मध्यावधि चुनाव 1980 में हुए थे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंत्रिमंडल की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए लौटाकर ये अक्टूबर 1997 में हुआ। राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने यह प्रतिष्ठा अर्जित कर ली जो उनके कई पूर्ववर्ती अपने समूचे कार्यकाल में शामिल या हासिल नहीं कर सके थे। देखिए, राष्ट्रपति जो के.आर. नारायणन थे, उन्होंने एक मंत्रिमंडल की सिफारिश का एक जो निर्णय था, सिफारिश जो थी क्या थी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की, तो उन्होंने उसको वापस पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था मंत्रिमंडल को। इस तरह से लोगों को ये लगा कि ये बहुत प्रभावशाली सिद्ध होंगे। इन्होंने सिर्फ रबर स्टाम्प बनना स्वीकार नहीं किया है, ये अपने पूर्व राष्ट्रपतियों की तरह नहीं है। हर तरह के दबावों के आगे झुक कर के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल राजनीतिक शटलकॉक बनकर रह गए थे। उस समय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे और उनकी स्थिति शटलकॉक से ज़्यादा नहीं थी। शटलकॉक मीन्स आप समझ गए होंगे, बैडमिंटन जिससे खेला जाता है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मित्रों ये कहना सत्य होगा कि प्रत्येक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व को होना पसंद करता है, और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के व्यक्तित्व का पारस्परिक सामंजस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा अदा की गई भूमिका, प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रतिष्ठा तथा देश की सामान्य राजनीतिक स्थिति दोनों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूप का निर्धारण करती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे अभी जो राष्ट्रपति बनाए गए, अब्दुल कलाम साहब है, प्रतिभा पाटिल मैडम हैं, या जो हमारे उनके बाद जो राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी साहब थे जिनका अभी देहांत हुआ है, या अभी श्री रामनाथ कोविंद साहब जो है, जितने भी राष्ट्रपति हैं इन सब ने जो है एक तरह से देश में प्रतिष्ठा को हासिल किया है। सभी अपने पद के कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह से सक्षम सिद्ध हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध यदि अच्छे रहते हैं तो देश के लिए ठीक रहता है, टकराव नहीं होता है। दोनों की एक ही राजनीतिक पृष्ठभूमि हो तब भी बहुत अच्छा सामंजस्य दिखाई देता है, और दोनों की पृष्ठभूमि यदि विरोधी दल की हो तब भी हम कह सकते हैं दोनों में एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। जैसे कि प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके दोनों के संबंध जो है बहुत अच्छे हुए हैं, कोई टकराव ऐसा विशेष रूप से नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, ये था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। धन्यवाद।